A very good morning to all the dear students. वेलकम टू प्रथम बैंकर। आज आपके सामने लेके आए हैं आरबीआई सर्कुलर दिसंबर 2023 का सारा जो इम्पोर्टेंट सर्कुलर आया है उसका आज मैं आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी बैंकिंग के लेटरल एंट्री एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उन सब के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, चाहे वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सीबीओ का एग्ज़ाम हो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एग्ज़ाम हो या बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए बिना देरी किए हम सीधे वीडियो पे चलते हैं, मेन कंटेंट पे। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज कर दिया है 2023 के लिए जो है लिस्ट ऑफ डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स। ठीक है, तो इससे पिछले साल भी 3 बैंकों के नाम आए थे, वो बैंक तीनों यही थे। ठीक है, लेकिन इनके बकेट्स अलग अलग किए गए थे। इस बार जो है ये लेटेस्ट लिस्ट है। आईसीआईसीआई बैंक को जो है बकेट 1 में पिछली बार भी रखा गया था, इस बार भी बकेट 1 में रखा गया है। एचडीएफसी बैंक को जो है पिछली बार बकेट 1 में रखा गया था, इस बार जो है बकेट 2 में रखा गया है। ठीक है, ये लास्ट ईयर इन बकेट 1 होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लास्ट ईयर बकेट 3 लिखा हुआ है, मतलब पिछले साल ये बकेट 3 में था, इस बार बकेट 4 में है। बकेट 1 2 3 4 5 क्या है ये जान लीजिए। मतलब बैंक के पूरे कंट्री के लिए जो इसका इम्पोर्टेंस है उसके आधार पे इनको अलग अलग बकेट्स में रखा जाता है। तो जो बकेट 5 है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब ऐसा नहीं समझिएगा कि जो बकेट 1 है ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो बकेट 5 है वो ज़्यादा, उस बैंक का महत्व है ज़्यादा, उस बैंक का इम्पोर्टेंस कंट्री में है उस हिसाब से। तो बैंक 5 बकेट 5 जो है वो ज़्यादा, मतलब अगर आप इसको रैंकिंग कीजिएगा तो बकेट 5 सबसे ऊपर होगा, फिर बकेट 4, फिर बकेट 3, फिर बकेट 2, फिर बकेट 1। तो इस तरीके का है। तो बकेट 4 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बकेट 2 में एचडीएफसी बैंक है, बकेट 1 में जो है वो आईसीआईसीआई बैंक है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो गया किस किस बकेट में। एक इम्पॉर्टेंट ये है। दूसरा, कौन कौन 3 बैंक है जो डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक है। तो पिछले साल भी एसबीआई एचडीएफसी आईसीआईसी बैंक था, इस बार भी एसबीआई एचडीएफसी आईसीआईसी बैंक था। ठीक है, ये टायर 1 कैपिटल की बात कर रहा है कि जो चूंकि इम्पॉर्टेंट बैंक है इनको एडिशनली टायर 1 रिक्वायरमेंट इनको रखना, मतलब इसको इसको पूरा करना है। ठीक है, तो कितना कितना करना है, तो जो भी बकेट 5 में रहेगा उसको 1% एडिशनल टायर 1 रखना है, और जो बकेट 4 में होगा उसको 0.80, जो बकेट 3 में होगा 0.60, जो बकेट 2 में होगा 0.40, जो बकेट 1 में होगा 0.20% एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ टायर 1। ठीक है, ऑफ द रिस्क वेटेड एसेट्स। तो टायर 1 टायर 2 क्या होता है, ये डिटेल जब हम लोग बेसल 3 पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। टायर 1 टायर 2 कैपिटल होता है, इसको दोनों मिला करके CRAR किसी बैंक का बनता है। तो 9% जनरली CRAR बैंक का है, तो 9% में 7% जो है वो टायर 1 कैपिटल ही है, और बाकी टायर 2 है 2%। ठीक है, तो ये डिटेल आगे देखेंगे। फिलहाल ये आप याद रखिएगा कि कौन कौन सा बैंक जो है वो डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक है, किस किस बकेट में है। ये नीचे देख लेते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट दिया हुआ है। द हायर DSIB surcharge for SBI and HDFC Bank will be applicable from April 1, 2025. Hence, up to March 31st, 2025, the surcharge applicable to SBI HDFC Bank। हाँ ठीक है, जो कि 2 बैंक HDFC और SBI बैंक जो है वो बकेट का उसका अपग्रेडेशन हुआ है। बकेट HDFC पहले बकेट 1 में था, बकेट 2 में चला गया। SBI पहले बकेट 3 में, बकेट 4 में चला गया। इनको एडिशनल जो है वो सरचार्ज वो उसका टायर 1 कैपिटल का उसको करना है, तो फिर उसके लिए डेट इन्होंने अभी 31 मार्च 2025 तक इनको फ्री कर दिया है। उसके बाद जो है एप्लीकेबल होगा ये सरचार्ज। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट सर्कुलर था। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, क्या इम्पोर्टेंट सर्कुलर आया है। प्रोसेसिंग ऑफ ई मैंडेट्स फॉर रिकरिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है, हम लोग यूपीआई पे या जो कार्ड्स पे प्रीपेड क्रेडिट जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस डालते हैं, ठीक है, कि हर महीना इतना फिक्स पेमेंट जो है हमारे इससे कट जाए, क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से या
प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट से या फिर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मतलब यूपीआई से। ठीक है, तो इसका अभी तक पर ट्रांजैक्शन जो मैक्सिमम कॉस्ट था अलाउड 15,000 का था। जैसे आप फ़ोन पे के थ्रू किसी भी म्यूचुअल फंड का आप मंथली एसआईपी बोलते हैं, एसआईपी खरीदते हैं, या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम आपका कोई मंथली जाता है, हाफ ईयरली जाता है, क्वार्टरली जाता है, एनुअली जाता है, क्रेडिट कार्ड का बिल ऑटोमेटिक आपने कर रखा है पे करने के लिए, तो इन सब का अभी तक जो लिमिट था वो 15,000 था। अब इसको जो है इंक्रीज करके इन दिस रिगार्ड द एज अनाउंस्ड इन द स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज डेटेड December 8, 2023 इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू इंक्रीज द लिमिट फ्रॉम 15,000 टू 1,00,000 पर ट्रांजैक्शंस फॉर द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज: सब्सक्रिप्शंस टू म्यूचुअल फंड, ठीक है, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, एंड थर्ड वन इज क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट। 3 कैटेगरी में जो है अब 15,000 से इसको सीमा को बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 1,00,000 पर ट्रांजैक्शन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा है जो आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट क्या है आपके लिए, वो है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होस्टेड द 18th CD देशमुख मेमोरियल लेक्चर ऑन December 15, 2023 इन मुंबई। ठीक है, तो इसके लिए क्या इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, एक तो इम्पोर्टेंट ये है कि CD देशमुख मेमोरियल लेक्चर जो 18th इसका है एडिशन, मतलब 18th जो है वो कहाँ हुआ, तो ये मुंबई में हुआ। कब हुआ, December 15, 2023 हुआ। अब इसका देखिए, अब हम लोग इसका टाइटल देखते हैं क्या था। प्रोफेसर अरविंद पनगरिया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, डिलीवर्ड द 18th CD देशमुख मेमोरियल लेक्चर। उसका टाइटल क्या था, इंडिया एट 125, रिक्लेमिंग द लॉस्ट ग्लोरी एंड रिटर्निंग द ग्लोबल इकोनॉमी टू बी द ओल्ड नॉर्मल। ये इसका टाइटल था। टाइटल ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, या फिर टाइटल दे देगा इस स्पीच को किसने दिया था, ये हो सकता है एग्जाम में। आगे देखते हैं किन किन लोगों ने वहाँ पे अपना लेक्चर दिया था। द लेक्चर वर डिलीवर्ड बाय प्रोफेसर अरविंद पनगरिया, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, एंड द जगदीश भगवती, प्रोफेसर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमी एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये 2 प्रोफेसर हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जिन्होंने यहाँ पे अपना लेक्चर दिया था। द टेक्स्ट ऑफ दिस लेक्चर, इंडिया एट 125, ये मैंने अभी बता दिया आपको, इंडिया एट 125, रिक्लेमिंग द लॉस्ट ग्लोरी एंड रिटर्निंग टू द ग्लोबल इकोनॉमी टू बी द ओल्ड नॉर्मल, इज प्लेस्ड एट www.rbi.org.in, इस वेबसाइट पे भी इसको डाला गया है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इससे जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ों की नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये मटेरियल आपके लिए अवेलेबल है, जो भी तैयारी कर रहे हैं SBI CBO का, बैंक ऑफ बड़ौदा का, CBI का या बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, इन सभी के लिए जो है इतना मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो सर्कुलर है जनवरी 23 से दिसंबर 23 तक, उसका पूरा नोट्स अवेलेबल है और 100 से ज़्यादा MCQ अवेलेबल है। सभी एक्ट हो गए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, NI एक्ट, सरफेसी एक्ट और कंपनीज एक्ट, इन सब का एक ही साथ PDF अवेलेबल है, प्लस उसका MCQ भी अवेलेबल है। प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग CGT MSc DNRLM DANLM का इसका नोट्स प्लस MCQ अवेलेबल है। ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स एंड बजट, जो भी बजट के नए इंट्रोड्यूस हुए थे स्कीम, सारे स्कीम प्लस सारे गवर्नमेंट स्कीम्स के इसके स्टडी नोट्स अवेलेबल हैं, प्लस MCQ अवेलेबल है। फाइनेंशियल इको अवेयरनेस, बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस जो होता है वो अगस्त से लेकर के दिसंबर तक, रिपीट कर देता हूँ, अगस्त से लेकर दिसंबर तक का नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, उसके MCQ अवेलेबल है। ऑल जनरल बैंकिंग, जो भी जनरल बैंकिंग के टॉपिक्स इनके अलावा बच जाते हैं उस सबके एक ही साथ PDF अवेलेबल है, उसके नोट्स और MCQ अवेलेबल है। 500 से ज़्यादा हाई क्वालिटी MCQ हमारे पास है। करेंट अफेयर भी देना हमने अभी स्टार्ट कर दिया है। 10 टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है 50 क्वेश्चंस के, और इन सब के लिए सिर्फ आपको पे करना होगा 499। ठीक है, हमारी UPI ID ये है प्रथम बैंक का 2@BL, इस पर पे कर दीजिए। या फिर कोई और आपको डाउट कन्फ्यूजन कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7970903637, इस पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, वहाँ भी आपको हम सारा क्लैरिफाई कर देंगे। ठीक है, ये बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में है, 499, मतलब ये बहुत बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। आप इसको खरीद सकते हैं, घर में बैठ के पढ़ सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है।
सारा प्रिंट आउट ले लीजिए और घर में बैठ कर आराम से तैयारी कीजिए। आगे बढ़ते हैं। CIMS प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन डिसकंटिन्यूएशन ऑफ सबमिशन इन XBLR। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ एक बार क्या है ये, फिर मैं समझा दूंगा आपको। एज पर द एग्जिस्टिंग पॉलिसी AD कैटेगरी 1 बैंक्स, जो इंपॉर्टेंट बात लगेगा वो मैं बता दूंगा आपको। AD कैटेगरी 1 बैंक्स वे रिक्वायर्ड टू सबमिट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन XBRL साइट। ठीक है, अभी तक सारे जो भी रिपोर्ट्स जा रहे थे वो XBRL साइट के थ्रू जा रहे थे। ये क्या क्या रिपोर्ट्स हैं वो बता रहा हूँ आपको। स्टेटमेंट ऑन हाफ ईयरली बेसिस एंड ऑफ मार्च एंड ऑफ सितंबर में, शोइंग द क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ गोल्ड imported by the nominated banks, nominated agencies, EOUs, ACZ in the gem and jewelry sector, बोर्ड ऑफ पेमेंट वाइज। ठीक है, नॉमिनेटेड बैंक का जो स्टेटमेंट आपको भेजना होता था वो हाफ ईयरली बेसिस पे भेजते थे। इसी तरीके से मंथली बेसिस पे भेजना होता था हमको, जो अदर देन द नॉमिनेटेड बैंक्स है। ठीक है, नॉमिनेटेड एजेंसी के द्वारा भेजा जाता था। ये दो रिपोर्ट था। ठीक है, इन दोनों रिपोर्ट को अब XBRL साइट के थ्रू नहीं भेजना है, अब इन दोनों को भेजना है आपको सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है। सिर्फ ये जो मैंने आपको दो स्टेटमेंट बताया, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं। एक और अभी स्लाइड होगा उसमें। ये सारा जो है अब रिपोर्टिंग जो है, हर तरह का रिपोर्टिंग CIMS एक नया बनाया गया है, न्यू डेटा वेयर हाउस बनाया गया है फॉर डेटा कलेक्शंस के लिए। ठीक है, तो दिसंबर 26 2023 से जो है अब XBRL साइट के थ्रू इसका सबमिशन नहीं होगा रिपोर्ट का। कहाँ पे होगा? सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम CIMS। CIMS का फुल फॉर्म एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस बार, इसलिए CIMS का फुल फॉर्म प्रॉपर देख के जाइएगा। ठीक है, चूँकि इसमें बहुत सारी नई चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है तो आपको जानना जरूरी है। XBRL क्या है? XBRL एक रिपोर्टिंग का लैंग्वेज है। इसका फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, हो सकता है XBRL का ही फुल फॉर्म आपको पूछ दे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। AD कैटेगरी 1 बैंक क्या होता है? AD category 1 banks are authorized dealers in foreign exchange and are permitted to undertake all types of foreign exchange business। ऐसे बैंक होते हैं AD category 1 बैंक्स जो ऑथराइज डीलर होते हैं फॉरेन एक्सचेंज के, और उनको परमिशन होता है हर तरह के फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस को करने के लिए। ठीक है, एक बीच में EOU वर्ड इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, उसका मतलब क्या है? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। एक जगह पे ACZ का इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो मैंने कोशिश किया कि जो भी कोई ऐसा टर्म इस्तेमाल हुआ है, यूज हुआ है, जो हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, उसका फुल फॉर्म मैंने अलग से यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसी से संबंधित ये दूसरा टॉपिक है, लिबरलाइज्ड रिमिटेंस स्कीम फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल्स रिपोर्टिंग ऑफ मंथली रिटर्न ऑन डेली ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ये भी अब जो है दूसरा भी उस की है कि अब XBRL के थ्रू जो है वो नहीं करना है रिपोर्ट, CIMS के थ्रू रिपोर्ट करना है। ठीक है, अटेंशन टू ऑल ऑथोराइज डीलर्स कैटेगरी 1 बैंक्स। AD1 अभी तक जो एग्जिस्टिंग था वो यहाँ लिखा हुआ है, जो अमेंडमेंट हो गया उसको यहाँ लिखा हुआ है। AD कैटेगरी 1 बैंक्स वेर रिक्वायर्ड टू अपलोड data in respect of number of applications received and the total amount remitted under liberalized remittance scheme on a monthly basis on XBRL site। अपलोड डेली ट्रांजैक्शन, अच्छा ट्रांजैक्शन वाइज इसको डेली भेजना होता था, और वैल्यू वाइज जो है, अच्छा टोटल अमाउंट, टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड एंड टोटल अमाउंट रिमिटेड जो है इसको मंथली बेसिस पे भेजना है। ठीक है, और डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन वाइज इंफॉर्मेशन जो है वो डेली बेसिस पे भेजना है। कुछ नहीं, ये सारा इम्पोर्टेंट बात इसमें यही है कि इसको पहले XBRL साइट पे के थ्रू भेजते थे। अब जो है इट हैज़ नाउ बीन डिसाइडेड एट द इफेक्ट फ्रॉम 26 दिसंबर 2023 द सबमिशन ऑफ बोथ द रिटर्न्स थ्रू द XBRL साइट विल बी डिसकंटिन्यूड एंड शिफ्टेड टू द सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम विच इज़ द बैंक न्यू डेटा वेयर हाउस। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है? कौन सा रिपोर्ट भेजना ये इम्पोर्टेंट नहीं है,
अब जो है किस दिन से इसका रिपोर्टिंग का जो सिस्टम है वो XBRL साइट से शिफ्ट होकर के सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम CIMS के पास चला गया है। ठीक है, तो 26 दिसंबर से गया है। कहाँ पे शिफ्ट हुआ है? तो CIMS के पास शिफ्ट हुआ है। CIMS का फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। The Reserve Bank of India and the Bank of England today signed a memorandum of understanding concerning cooperation and exchange of information in relation to the Clearing Corporation of India Limited। ठीक है, अभी इंडिया कोशिश कर रहा है कि हम MOU साइन करें कई देशों के साथ, ताकि क्रॉस बॉर्डर जो है ना कॉपरेशन, मतलब दो देशों के बीच जो ट्रांसफ़र है वो ज़्यादा आसानी से हो जाए। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ भी है द MOU डिमॉन्स्ट्रेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर कॉपरेशन टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल क्लियरिंग एक्टिविटीज। द MOU वाज साइंड बाय द इंडिया की तरफ से साइन किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिप्टी गवर्नर T रविशंकर के द्वारा, और बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से साइन किया गया उनके डिप्टी गवर्नर, बैंक ऑफ इंग्लैंड का डिप्टी गवर्नर फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, नाम क्या था? सारा ब्रीडेन। ठीक है, इन लंदन। तो कहाँ साइन हुआ है MOU? तो लंदन में हुआ है। इंपॉर्टेंट एक हो गया। किस किस ने साइन किया है? इंडिया के डिप्टी गवर्नर T रविशंकर, और इंग्लैंड के डिप्टी गवर्नर कौन थे? सारा ब्रीडेन। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा पॉइंट। ये आखिरी पॉइंट है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 23-24। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड सीरीज 3 एंड सीरीज 4। देखिए सीरीज कौन कौन सा था, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ठीक है, कौन कौन सा 2 सीरीज इसका लॉन्च हुआ स्कीम, और याद रखिएगा कि डेट ऑफ इशुएंस कब कब था। ठीक है, तो थर्ड सीरीज का जो सब्सक्रिप्शन है वो दिसंबर 18 से दिसंबर 22 2023 तक के लिए, और इशू कब होगा ये फाइनली? दिसंबर 28 को होगा। और एक दूसरा सीरीज जो 4 है उसका डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन फरवरी 12 से फरवरी 16 है, और उसका इशू कब होगा? फरवरी 21 2024 को होगा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट सर्कुलर जितने थे, हालांकि कुछ और भी थे लेकिन वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं थे, जैसे कि हर महीने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 3-4 कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस वो रद्द करता है, बहुत सारे NBFC जो है वो सरेंडर करते हैं, वो मैंने इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, वो आप खुद RBI के वेबसाइट पे जाकर देख लीजिएगा, लेकिन ये सारा इम्पॉर्टेंट सर्कुलर था जो मैंने कोशिश किया आपके सामने यहाँ पे लाने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारा जो 499 का आपके लिए मैंने मटेरियल का एक पूरा पैकेज बना के रखा हुआ है उसको आप बाय कर सकते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।